हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो जो हमने बीच में करा था, और अब हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र ख़त्म होने के कगार पे है। तो मतलब उसमें कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, कुछ ही टॉपिक क्या लगभग कंप्लीट हो रखा है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम इसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम विस्तृत रूप में चारों ऑप्शंस को लेके चलेंगे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए। जो मांग है उसमें कौन सा तत्व निहित होना चाहिए। तो मांग के लिए जो तत्व हैं, कौन से तत्व निहित होने आवश्यक हैं। तो जैसे कि ऑप्शन है, पहला है आपका वस्तु की इच्छा, या वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका एक निश्चित कीमत होनी चाहिए या निश्चित मूल्य होना चाहिए। थर्ड है आपका साधन व्यय करने की तत्परता, साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी होनी चाहिए। तो एक एक ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। देखो, वस्तु की इच्छा का मतलब है कि अगर आपको उस वस्तु की इच्छा है, अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो उसकी इच्छा होती है हमें उस वस्तु को लेने की। तो अगर वस्तु की इच्छा होगी तब मांग पैदा होगी, यानी मांग में ये वाला तत्व निहित होगा। तो एक तो हो गया निश्चित कीमत। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ानी है तो मांग कैसे बढ़ेगी। अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो उसका निश्चित मूल्य होना चाहिए, एक निश्चित कीमत उसकी होनी चाहिए, तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो साधन व्यय करने की तत्परता, मतलब अगर वस्तु की इच्छा भी है, एक निश्चित मूल्य भी है, पर जो वस्तु लेना चाहता है उसके पास साधन भी है, पर साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी जो आपके पास साधन है उसको व्यय करने के लिए तत्पर होना चाहिए, यानी खर्च करने के लिए कंजूस नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि थर्ड ऑप्शन भी आपका सही होगा। तो 21 का क्या हो जाएगा, इनमें ये सारे सभी ऑप्शन सही है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। तो मांग में ये तीनों तत्व निहित होने आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। जो मांग वक्र है उसका ढाल कैसा होता है, ढाल बताना है ना। तो ऑप्शन ए बता रहा है आपको कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर। ऑप्शन ए क्या बता रहा है कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर। पहला ऑप्शन बता रहा है कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर। दूसरा ऑप्शन बता रहा है बाएं से दाएं नीचे की ओर। बाएं से दाएं नीचे की ओर, ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है, दूसरा। तीसरा ऑप्शन बता रहा है सीधी रेखा। तीसरा ऑप्शन क्या बता रहा है, सीधी रेखा। सीधी रेखा देखिए, सीधी रेखा का मतलब है ये वाली सीधी रेखा। और चौथा ऑप्शन बता रहा है लंबवत। लंबवत हो गया आपका ये, इसी के पैरेलल जो है आपका लंबवत आ जाएगा इसके पैरेलल। तो मांग वक्र का सामान्यतः जो ढाल होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जो मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है वो होता है बाएं से दाएं नीचे की तरफ। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तो मांग वक्र का सामान्यतः जो ढाल होता है वो कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। वस्तुओं की बात हो रही है, उसमें मूल्य में अगर कमी होगी तो मांग में वृद्धि नहीं होती। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन ए है आपके सामने अनिवार्य वस्तुएं। ऑप्शन बी है आपके सामने आरामदायक वस्तुएं। ऑप्शन सी है आपके सामने विलासिता की वस्तुएं। और ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो पहले देख लेते हैं, पहला ऑप्शन बी की बात करते हैं, आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो आराम प्रदान करती हैं। जैसे आपकी कुर्सी हो गया, आपका टेबल हो गया, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको आराम प्रदान करती है, सोफे बेड हो गए, तो वो आरामदायक वस्तुएं हैं। तो आरामदायक वस्तुओं के मूल्य अगर बढ़ेंगे, अगर मूल्य बढ़ेंगे या कमी होगी तो उसमें मांग में भी फर्क पड़ेगा। यानी अगर मूल्य में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी आरामदायक वस्तुओं के। वैसे ही थर्ड सी ऑप्शन जो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं का मतलब है कि जो हम दिखावे की वस्तुएं होती है। विलासिता की वस्तुएं का मतलब लग्जरी गुड्स जो होती हैं, जैसे कार, आभूषण, या जो सोना चांदी, जितनी भी आपकी लग्जरी गुड्स हैं वो विलासिता की वस्तुओं में आती है। तो इसकी डिमांड भी कैसे बढ़ती है, अगर इसमें कमी होती है तो इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी ये भी इंक्रीज हो जाता है और ये वाला भी इंक्रीज हो जाता है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। अब ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए की बात करें
तो ऑप्शन ए आपका क्या है, अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं का मतलब नेसेसरी गुड्स जो होती हैं वो आपकी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आम जीवन में काम में आती है। जैसे खाने की वस्तुएं हैं वो अनिवार्य वस्तुएं, जो हमारे लिए अनिवार्य होती हैं, वो हमेशा ही हमें चाहिए होती हैं। खाने पीने की वस्तुएं तो क्या हैं, अगर उनके मूल्य में कमी भी हो जाए तब भी हम उतनी ही खर्च करेंगे या उतनी ही खाएंगे, और अगर वृद्धि भी हो जाए तो हम कमी कर सकते हैं, मतलब वस्तुओं में कमी कर सकते हैं। पर यहाँ क्या है कि मूल्य में कमी आ रही है। अगर मूल्य में कमी आ रही है तो इसकी मांग नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती भाई? खाएंगे तो उतना ही, कितना खाएंगे फिर? अगर ज़्यादा ही सस्ता हो गया तो बहुत ज़्यादा थोड़ा ना खाएंगे। ऐसी ही, बल्कि अगर महंगा हो गया तो कम खा सकते हैं, पर अगर सस्ता हो गया तो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी होगी तो इसकी मांग नहीं बढ़ेगी। कौन सी वस्तुएं हैं? अनिवार्य वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांग को जो प्रभावित करते हैं, ऑप्शन ए है आपका कीमत, ऑप्शन बी है आपका आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका उपभोक्ता की रुचि, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो मांग को जो प्रभावित करते हैं वो मांग को करते हैं। क्या कीमत करती है? हाँ, कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। अगर कीमत ज़्यादा है तो मांग कम होगी, अगर कीमत कम है तो मांग ज़्यादा होगी। तो प्रभावित किया। आय में परिवर्तन देखिए, आय अगर बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, आय अगर कम होगी तो मांग भी घटेगी। मोस्टली ऐसे ही होता है। एक उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु का उपभोक्ता रुचि रखता है किसी वस्तु में, तो क्या है, उसकी मांग बढ़ जाएगी। और अगर उसकी रुचि कम हो गया या इंटरेस्ट उसका उस वस्तु में नहीं रहा तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी मांग को जो प्रभावित करते हैं वो तीनों कारक करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, पूरक वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं क्या है, क्या पूरक वस्तुएं कहलाती है, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, या फिर आरामदायक वस्तुएं कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शंस में जाते हैं। तो ऑप्शन में जाएं तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, यानी जो एक दूसरे को पूरा करती हैं पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल पूरा करती है, या पेट्रोल किसमें जाता है, गाड़ी में जाता है। जैसे बैट और बॉल है, तो क्रिकेट तभी खेला जाएगा जब बैट भी होगा और बॉल भी होगा। तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करती है। स्थानापन्न वस्तुएं देखते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं ये वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन में क्या है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, यानी एक दूसरे के बदले जो प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं, इससे पहले हमने डिस्कस करा था। आरामदायक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो आराम प्रदान करती है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, सोफे हो गया, बेड हो गया। तो वो क्या है, आपकी आरामदायक वस्तुएं हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। मांग का नियम, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने। क्या ये गुणात्मक कथन है, क्या ये मात्रात्मक कथन है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम बताता है, देखो मांग का नियम क्या बताता है, ये आपकी क्या है, प्राइस है, और ये आपका डिमांड है। तो मांग का नियम क्या बताता है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो मांग कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो मांग ज़्यादा होगी। तो क्या बता रहा है, ये सिर्फ गुणा को बता रहा है, मात्रा को नहीं बता रहा है। ये सिर्फ बता रहा है कि अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। यानी ये आपका गुणात्मक कथन है। और मात्रात्मक कथन का क्या मतलब होता है? मात्रात्मक कथन का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी को बता देगा कि कितना कम होगा। अगर प्राइस में कमी आई है तो कितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़े हैं तो मांग में कितनी कमी आएगी, वो क्या बताता है, मात्रात्मक कथन। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो मांग का नियम है वो आपका क्या है, गुणात्मक कथन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो मांग फलन जो है वो निम्नलिखित जो समीकरण है दी हुई, वो कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो क्या पी एक्स करता है, या डी एक्स इजिकल टू पी एक्स करता है, या फिर डी एक्स इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से आ जाना चाहिए कि यानी पी एक्स क्या है, आपकी पी एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की कीमत,
डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब है डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और इसका क्या मतलब है, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स का मतलब है कि एक्स वस्तु की डिमांड का फलन क्या है। जो पी एक्स है आपका, पी एक्स में सारी चीज़ें आपकी शामिल है जो भी इसके निर्धारक तत्व हैं। तो मांग फलन क्या होता है, मांग फलन आपका होता है जो डिमांड फंक्शन होता है वो क्या होता है, मांग और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, मांग फलन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। मांग की लोच, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच क्या है, गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि मांग की लोच कौन सा कथन है और मांग का नियम कौन सा कथन है। तो मांग का जो नियम है वो गुणात्मक कथन है और मांग की जो लोच है वो मात्रात्मक कथन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी जो मांग की लोच है वो मात्रात्मक कथन है। आगे बढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं आपको पता होना चाहिए, ऐसी वस्तुएं जो मांग का नियम फॉलो नहीं करती, यानी मांग के नियम को इन पर लागू नहीं होता, ये मांग का नियम नहीं मानते हैं, ऐसी वस्तुएं जो मांग का नियम नहीं मानते हैं गिफिन वस्तुएं कहलाती है। अब देखो कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। कीमत मांग की लोच कैसे होती है, कीमत मांग की लोच आपकी क्या ऋणात्मक होती है, क्या धनात्मक होती है, क्या शून्य होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है भाई, ये मांग का नियम तो फॉलो नहीं करती है। मांग का नियम फॉलो नहीं करती है का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस कम होंगे, अगर प्राइस कम होंगे तो इनकी क्या होगी, इनकी डिमांड कम होगी, ठीक। और अगर प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, यानी इसका क्या होगा, ये देखो रिलेशन कैसा है इनके बीच। देखो ये क्या है, इनके जो बीच रिलेशन होता है वो धनात्मक होता है, मतलब एक ही साइड जाते हैं दोनों तीर, ये देखो एक ही साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी जो गिफिन वस्तुएं होती है वो मांग का नियम फॉलो नहीं करती। मांग का नियम क्या बताता है कि अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, पर यहाँ पर क्या है कि अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसके इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि इस वस्तु में शायद अच्छी क्वालिटी आ गई है, इसलिए इसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं यानी बढ़े हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धनात्मक होगा। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच कैसी होगी, धनात्मक होगी। ऑप्शन ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका क्या है कि मांग की लोच, मांग की लोच की माप, मांग की लोच की जो माप है वो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब किस विधि से मांग की लोच को मापा जाता है। तो किस विधि से मापा जाता है, कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, बिंदु रेखा विधि या इनमें सभी। तो मांग की जो लोच है वो किस विधि से मापी जाती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मांग की जो लोच है उसकी विधियां हैं तीन, तीन विधियां हैं मांग की लोच की। कौन कौन सी, एक है आपकी कुल व्यय विधि, जिसको दिया था, कुल व्यय विधि को किसने दिया था, ये इसको दिया था मार्शल ने, कुल व्यय विधि को दिया था मार्शल ने, ठीक। और दूसरी आपकी प्रतिशत या अनुपातिक विधि, इसको दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, इसको प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। और तीसरी आपकी बिंदु रेखा विधि, तीनों होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मांग की जो लोच है उसको मापने की कितनी विधियां हैं या किस विधि से मापा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों विधियों से मांग की लोच को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो मांग की लोच को की जो अनुपातिक या प्रतिशत विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। यानी मैंने इससे पहले जो बता दिया है उसका क्या है, प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, प्रभावित करने वाले, लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आई स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आई स्तर। तो क्या हो जाएगा, जो मांग की लोच को जो प्रभावित करते हैं वो है आपकी वस्तु की प्रकृति। कीमत स्तर उतना असर नहीं डालती है क्योंकि घट प्रभावित कर रही है ना, तो वस्तु की प्रकृति, अगर वस्तु क्या होगी, अगर वस्तु की प्रकृति ही वैसी होगी, यानी गिफिन वस्तु होगी या पेबल गुड्स होगी, तो वैसे टाइप की वस्तुओं में क्या है कि मांग की लोच को प्रभावित करती हैं, यानी मांग की लोच उन पर काम नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की जो कीमत लोच है वो कितने प्रकार की होती है। तो कीमत लोच या तीन प्रकार की होती है,
4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है या फिर 7 प्रकार की होती है। तो मांग की लोच की अगर बात करें, तो मांग की लोच जो होती है वो आपकी होती है कितने प्रकार की होती है? वो आपकी होती है मांग की लोच 5 प्रकार की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी मांग की जो कीमत लोच है वो 5 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। तो मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की जो कीमत लोच है उससे क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आपका, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मांग में परिवर्तन। ऑप्शन सी है आपके सामने वास्तविक आय में परिवर्तन। और ऑप्शन डी है आपके सामने कीमत में परिवर्तन। तो इसका क्या हो जाएगा? तो मांग की जो कीमत लोच है वो क्या होती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, यानी प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। तो क्या है इसका? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? आपकी मांग की कीमत लोच। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो ये आपका जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो ये क्या मांग कहलाती है? देखो, मांग आपको पता होनी चाहिए। जो डिमांड है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी कीमत मांग, ठीक? एक कीमत मांग होती है, एक आपकी आय मांग होती है और ये एक आपकी तिरछी मांग होती है। तो आय मांग आय के द्वारा होती है, कीमत मांग कीमत के द्वारा होती है। और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वाई वस्तु की मांग को प्रभावित जो करता है वो मांग क्या कहलाती है आपकी? वो मांग आपकी कहलाती है तिरछी या आड़ी या तिरछी मांग। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब ये मांग कौन सी कहलाती है? तिरछी या क्रॉस डिमांड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। कैसा संबंध करता है? सामान्य जो वस्तु है, नॉर्मल गुड्स जो है, नॉर्मल गुड्स में क्या है, जो मांग का नियम है वो क्या बताता है? मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम नॉर्मल गुड्स के लिए क्या है? कैसा संबंध करता है? क्या सीधा संबंध करता है, धनात्मक संबंध करता है, विपरीत संबंध करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो, मांग का नियम क्या बताता है? ये पी है आपकी और ये डी है। प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो डिमांड गिरती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो यानी ये रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन है? ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी विपरीत संबंध है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का जो नियम है वो वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो कमी मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने आई में कमी, ऑप्शन बी है आपके सामने उपभोक्ता की रुचि में कमी, ऑप्शन सी है आपके सामने क्रेताओं की संख्या में कमी, और ऑप्शन डी है आपके सामने उपयुक्त सभी। तो मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आई में कमी अगर होगी तो मांग में कमी होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, उपभोक्ता की रुचि में कमी, अगर उपभोक्ता की रुचि में कमी होगी तब भी डिमांड में कमी आएगी, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी देखिए, क्रेताओं की संख्या में कमी, अगर मार्केट से कस्टमर ही गायब हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब भी डिमांड में कमी आएगी। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। यानी मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो ये सभी कारण है। यानी आय में कमी होगी या उपभोक्ता की रुचि में कमी होगी, क्रेताओं की संख्या में कमी होगी, तो ये सभी क्या है? मांग के। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से, जो कॉफ़ी है उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी? अब ये पहले देखिए, चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तुएं हैं? चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तुएं हैं? चाय और कॉफ़ी आपकी हैं, ये आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं का मतलब एक की जगह हम दूसरा प्रयोग करते हैं, या तो कॉफ़ी पियेंगे या फिर चाय पियेंगे। तो क्या होगा कि अगर चाय के मूल्य कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? क्या बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी यानी कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो चाय के मूल्य में क्या होगा? चाय की मांग क्या है? चाय की मांग बढ़ जाएगी। यानी अब अगर ये कॉफ़ी महंगी हो गई है तो लोग चाय पियेंगे ना, तो इसकी क्या हो जाएगी? मांग इसकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, तो निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? तो ऑप्शन ए है आपके सामने मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी है आपके सामने आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपके
आपके सामने रुचि एवं पैशन में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा पैशन में परिवर्तन, तो इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। मांग में अगर परिवर्तन नहीं होता तो मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है, ठीक। आय में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है, रुचि में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर इसमें क्या पूछा है कि परिवर्तन नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी घटती नहीं है। अगर क्या होता है, अगर ये मांग का नियम फॉलो करती तो क्या होती कि गिफिन वस्तुओं की भी मांग घट जाती। पर गिफिन वस्तुएं क्या करती हैं कि गिफिन वस्तुएं अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको 20-20 क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो जो मैंने समझाया है आपकी समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।